अस्सलाम वालेकुम। आज जुम्मे के दिन अपनी हफ्तावार पॉडकास्ट जो कि किया बलोच सीनियर सहाफ़ी के साथ हम करते हैं, आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज के दिन भी बलूचिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पे भी बात करेंगे। और जो एक खातून है अस्मा खुशदार में, जो पिछले 1 साल से ज़ायद अरसे से एहतजाज कर रही थी, कोई ताकतवर शख्सियत उससे शादी करना चाहती है और उस शादी उस रिश्ते से इनकार पे पहले उसके लिए उसको अगवा किया गया। फिर जब वो रहा हुई, उसके मामू ने उसकी रिहाई के लिए जब एहतजाज किया तो उसके मामू को कत्ल किया गया। फिर वो जिससे शादी करना चाहती थी उसके मंगेतर को कत्ल किया गया। उस हवाले से बहुत ही होलनाक वाकया पेश आया पिछले दिनों में, और बलूचिस्तान की असम्बली में भी उसकी बातगश जारी है। तफसील से बात करनी है ताकि समझ आए कि बलूचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है क्या, और आम बलोच अवाम से जो वहां पर काम करने वाली इंतजामिया है, जो जो खुद को मालिको मुख्तार कहती है बलूचिस्तान की, वो वहां पे कानून की अमलदारी के हवाले से क्या कर रही है, और आम बलोच अवाम की क्या सूरत हाल है। किया बलोच को खुशामदीद कहते हुए मैं बात का आगाज मौजूदा सूरत हाल से करना चाहूंगा, और फिर हम अस्मा के हवाले से जो मामला चल रहे हैं उस पर आएंगे। किया, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जब हमारी लास्ट टाइम बात हुई थी, पिछले हफ्ते हमारा जो प्रोग्राम था, आपको पता है उस वक्त DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बहुत बड़े बड़े दावे किए थे बलूचिस्तान के हवाले से। उन्होंने ये भी कहा था, इस बात पे बार बार जोर दिया था कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलोच अस्करियत पसंदों पर बर्तरी हासिल कर ली है और बलूचिस्तान की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल काबू में है। उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया था कि यहाँ पे एक तासुर कायम किया जा रहा है कि बलूचिस्तान के हालात खराब है, मगर दर हकीकत ऐसा नहीं है। मैं आपको सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे देखने वालों को जरा ये बताएं कि इस वक्त बलूचिस्तान में सूरत हाल है क्या। क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जमीनी हकाइक में कोई तब्दीली आई भी है? किया। जी, बहुत शुक्रिया नूरान साहब। सबसे पहले मैं हैं, अपने ऑडियंस से और आपसे, आप एक सीनियर साहब ही हैं, चीज़ों को बहुत बारीक बीनी से देखते भी हैं। मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि DGISPR साहब ने अचानक बलूचिस्तान के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आमतौर पर आपको भी पता है, हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को भी पता है कि बलूचिस्तान पर DGISPR साहब जो हैं वो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जब कोई बहुत बड़ा धमाका हो, या कोई दहशतगर्दी का बहुत बड़ा हमला हो, या कोई गैर मामूली पॉलिटिकल डेवलपमेंट या पेशरफ सामने आए। लेकिन इस बार मुझ समेत बहुत से लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि आखिर अचानक ऐसी क्या जरूरत पेश आ गई कि बलूचिस्तान पर DGISPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमारे कुछ दोस्तों ने, पाकिस्तान में कुछ तजियाकारों ने यह भी कहा था सोशल मीडिया पर, खास तौर पर ट्विटर पर, कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की सरे से कोई ज़रूरत ही नहीं थी। जी लेकिन नूरन साहब, आपको आज एक अंदरूनी कहानी बताता हूँ, अंदर जी की खबर। प्लीज। जी प्लीज। हमारे पॉडकास्ट की एक खास बात यह है कि इसे पाकिस्तान में बाअसर शख्सियत भी देखते हैं, सुनते हैं। सही। हमारी पिछली जब पॉडकास्ट खत्म हुई जी तो जी उसके खत्म होने के बाद मुझे एक इंतहाई बाअसर शख्सियत ने रब्ता किया। जी जी इनका कहना था कि आप लोगों ने, जब उसने वो देखा तो उसने कहा कि आप लोगों ने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तकरीबन तमाम पहलू पर बात की, जी लेकिन एक अहम सवाल का जवाब नहीं दिया। वो ये था कि आखिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस वक्त जरूरत क्यों थी, क्यों इसने अचानक से बलूचिस्तान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी जी विदाउट एनी बिग डेवलपमेंट्स। जी जी तो जो जो मुतल्लिका शख्स है जिसने मुझे रब्ता किया, उसके मुताबिक या उसकी खबर यह है कि पाकिस्तान में चीनी कंपनी के जेर इंतजाम सबसे बड़ी तांबे और सोने की खान जो है, सिंदक मेटल्स लिमिटेड, जी जी जो Sindhak mine is actually operated by the state-owned Chinese state-owned
मेटालोजिकल कॉरपोरेशन ऑफ चाइना। फिर जी इसके झेल झेल एक कंपनी है सिंधक मेटल्स लिमिटेड इसको कहते हैं। उन्होंने या ये चाइनीज कंपनी ने एक्चुअली खबरदार किया है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कि बलूचिस्तान की जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो बहुत बिगड़ चुकी है। और हालात ऐसे हो गए हैं कि जो चाइनीज स्टेट ओन कंपनी है वो वहाँ पर काम नहीं कर सकता। सही और अगर हालात नहीं बदले तो विद इन अ मंथ उनको अपनी जो है ऑपरेशन वहाँ पर बंद करनी पड़ेगी। सही तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही था। सही बलूचिस्तान पर अचानक बात करने का मकसद यही था कि हम बाहर दुनिया को बावर करा सकें कि यहाँ पर हालात जो हैं वो ठीक हैं। सही बहरहाल इसकी सबसे बड़ी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह यही थी। लेकिन अपार्ट फ्रॉम देट, इसके अलावा बलूचिस्तान की जो मजमूई सूरत हाल है वो इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक है। बल्कि अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हालात बेहतरी की तरफ जाने के बजाय मुसलसल नूरान साहब खराब होते जा रहे हैं। और सबसे बड़ा अलमिया यह है कि हम बलूचिस्तान के मसाइल का जो है हल तलाश करने के बजाय अक्सर ऐसे इकदाम करते हैं जो बलूचिस्तान के मसाइल को मजीद पेचीदा और संगीन बना देते हैं। आज जब हम बैठकर बात कर रहे हैं तो इस वक्त कुसदार और कलात में हालात जो हैं, कलात डिस्ट्रिक्ट और कुसदार डिस्ट्रिक्ट में हालात तकरीबन इस तरह हैं कि कर्फ्यू जैसी सूरत हाल है। वहाँ के दुकानदारों को सख्ती से कहा गया है कि शाम 6 बजे तक अपनी दुकानें बंद करें। वहाँ के शहरियों को, कुसदार और कलात के शहरियों को हिदायत दी गई है कि रात 10 बजे के बाद गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें और गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। और कलात में कंदक कूदे जा रहे हैं, बड़े बड़े गड्ढे कूदे जा रहे हैं। आई डोंट नो किस लिए, लेकिन जो सेंसिटिव लोकेशंस हैं, जोन्स हैं, उस तरफ से बड़े बड़े गड्ढे कूदे कौन जा रहे हैं कौन कि खोद वहाँ रहा है, ये कौन खोद रहा है? ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कूद रहे हैं। वो अच्छा। कहते हैं कि यहाँ पर जो है आमदोरफ्त ना हो, मूवमेंट ना हो। ठीक है। इसके अलावा क्वेटा में जो ऐसे वाकयात, इस तरह खंदकें खोदने के वाकयात माजी में भी कभी पेश आए या? जी नहीं, ये फॉर द फर्स्ट टाइम इज हैपनिंग एक्चुअली। तो ये आप आगे चलने से पहले ये जरूर बताएं ना लोगों को कि आपको क्या लगता क्या है कि इस तरह का इतनी खौफनाक चीज का क्या मकसद हो सकता है? जी, इसका मकसद ये है कि ये जो अगस्त का महीना है, माजी में बलूच जो मुसल्ह तंजीमें हैं या जो मुसल्ह गिरोह हैं, वो हमेशा से इनकी एक ट्रेडिशन होती रही है। वो 14 अगस्त को जो पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है, 26 अगस्त जो नवाब अख्तर खान बुकटी की डेथ एनिवर्सरी है, जी जी। इस दौरान में वो अमूमन जो हैं ब्लडी या खून खराब बड़े पैमाने पर अटैक्स करते आ रहे हैं। तो उन चीज़ों को रोकने के लिए इस मर्तबा थ्रेट लेवल थोड़ा हाई है। तो वो उनको इस तरह शायद ये एक इम्प्रेशन है कि ये नहीं रोके जा सकते, तो वो कंदक कूद रहे हैं जहाँ पर जो सेंसिटिव लोकेशंस हैं, एरियाज हैं, वहाँ मूवमेंट को रोकने के लिए कंदकें बनाई जा रही हैं सही। ताकि गाड़ियाँ ना चल सकें या लोग ना जा सकें। और जो प्रोविंशियल कैपिटल है क्वेटा, वहाँ पर सूरत हाल ये है कि क्वेटा की जो रेड जोन है जहाँ पर क्वेटा कैंट लोकेटेड है या जो भी सेंसिटिव एरियाज हैं, उस तरफ तमाम जाने वाले रास्ते बंद हैं। इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं, क्वेटा का एक सबसे बड़ा बिजी रोड है, स्पीनी रोड इसको कहते हैं, वो भी बंद है। और बलूचिस्तान की जो ताजिर बरादरी है, खुसूसन जो ट्रक मालिकान है, वो हड़ताल पर थे। फिर वजीर दाखिला ने उनसे मुलाकात की, उनको कन्विंस करने की कोशिश की 2 दिन पहले, लेकिन अभी भी वो सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि बलूचिस्तान की जो शायरा हैं, जो बलूचिस्तान को कराची से कनेक्ट करते हैं, जो बलूचिस्तान को सिंध से कनेक्ट करते हैं, जो बलूचिस्तान को पंजाब से कनेक्ट करते हैं, वो जो शायरा है विद इन इवन बलूचिस्तान, जो ग्वादर को कराची से कनेक्ट नहीं, जो क्वेटा को तुर्बत से कनेक्ट करता है, ग्वादर से कनेक्ट करता है, जो जो एमेट शायरा है, वो महफूज नहीं है। जो आरसीडी हाईवे है वो महफूज नहीं है। जो जहाँ जिन रोडों पर, जिन सड़कों पर मादनियात, फॉर एग्जांपल जो कोयला है बलूचिस्तान से दरियाफ्त होता है, जो बाकी कुदरती वसाइल हैं जो ट्रकों के जरिए ले जाए जाते हैं, वहाँ जो है बलूच मुसल्ह तंजीमें जो ग्रुप हैं
उनकी जानिब से मुसलसल इन ट्रकों को निशाना बनाया जा रहा है। वो कहते हैं कि ये बलूचिस्तान के वसाइल की लूट मार है, हम इसको विद इन बलूचिस्तान या आउट ऑफ बलूचिस्तान जाने नहीं देंगे। और रियासती इदारों में ये खदशात भी मौजूद हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि अगस्त के महीने में खास तौर पर 24 अगस्त और 26 अगस्त के मौके पर माजी में बलूच जो मुसल्ह गिरोह हैं वो बड़े हमले करते आ रहे हैं। तो रियासती इदारों में इंटेलिजेंस एजेंसीज, अमंग द इंटेलिजेंस एजेंसीज, पुलिस और बाकी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनके यहाँ एक इम्प्रेशन ये भी है कि पाकिस्तान की यौम आज़ादी और नवाब अकबर खान बुगटी की बरसी के दिन यहाँ बड़े पैमाने पर हमले हो सकते हैं। और अब नूरन साहब सूरत हाल यहाँ तक भी पहुँच चुकी है कि सिर्फ बलूचिस्तान के अवामी नहीं, मैंने जैसे कहा कि यहाँ जो बाकी गैर मुल्की सरमायाकार भी हैं वो भी शदीद तशवीश में मुब्तला हैं। चीनी सरमायाकारों और हकाम ने बलूचिस्तान की बिगड़ती सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। और इतलात हैं कि उन्होंने यही, जैसे हमें बताया गया है, उन्होंने यही इंडिकेशन या अंदिया दिया है कि अगर हालात बेहतर ना हुए तो चागी में वाक़ सिंदक माइनिंग मनसूबे पर वो अपनी सरगर्मियाँ जो हैं या तो महदूद करेंगे या मुअत्तल करेंगे विद इन अ मंथ। बिल्कुल ठीक है। और बिल्कुल ठीक और है। एक वन इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि हम सबको, हमारे ऑडियंस को पता होना चाहिए कि सिंदक सिंदक के बिल्कुल बगल में, करीब में, अराउंड 15 माइल्स रेकोडेक का मंसूबा भी है, जी जहां बिल्कुल। दुनिया की बड़ी कानकुन कंपनी बेरक गोल्ड अरबों डॉलर की जो है सरमायाकारी कर रही है। अगर नूरानी साहब बलूचिस्तान में अमन व अमान की यही सूरत हाल बरकरार रही तो सिर्फ एक मंसूबा नहीं मुतासर होगा, सिंधक हो या बेरक गोल्ड हो, बल्कि पूरे सूबे में सरमायाकारी का जो माहौल है वो मुतासर होगा। और अब ऐसी भी इतलात आ रही हैं कि बेरक गोल्ड जो भी है वो भी अपनी सरमायाकारी और मंसूबे जो उन्होंने बलूचिस्तान में जितने भी सरमाया लगाया है इनका असर नौ जायजा ले रही है। और अब सवाल यह है, हुकूमत से सवाल यह है कि आखिर रियासत बलूचिस्तान में किस चीज पर कंट्रोल रखती है। जैसे आपने कहा ना कि डीजी असगर साहब कह रहे थे कि एक इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि बलूचिस्तान की सिक्योरिटी हाल ठीक नहीं है, लेकिन एक्चुअली ठीक है। तो अगर ठीक है तो वहां पर खंदक क्यों खोदे जा रहे हैं, वहां पर शाहराई क्यों महफूज नहीं है, सरमाएकार खुद को क्यों महफूज नहीं समझ रहे, और दुनिया पाकिस्तान की सिक्योरिटी जमानतों पर सवाल क्यों उठाने लगा है। तो फिर मेरे ख्याल से हुकूमत की कामयाबी, अगर वो कहते हैं हुकूमत कामयाब है, वहां पर गवर्नमेंट के रेट है, तो फिर वो कामयाबी कहाँ है, वो रेट क्या कहाँ है। क्या बलूचिस्तान में रियासत की रेट जो है सिर्फ सरकारी बयानों तक महदूद होकर रह गई है या अमली तौर पर भी कहीं नजर आती है? बिल्कुल सही। बिल्कुल सही किया। ये तो आप वो बुनियादी बातें या बुनियादी सवालात उठा रहे हैं जो हमेशा से इन्हीं खराबियों की बुनियाद हैं। बजाय बलूचिस्तान के अवाम की भलाई के लिए कुछ करने, उनके लिए वहाँ पे वसाइल पैदा करने, रोजगार के वसाइल पैदा करने, बेहतरीन तालीम की सहूलतें देने, सेहत की सहूलतें देने, हमेशा एक ही मतम नज़र रहा पाकिस्तान बनने के शुरू से कि गैस के वसाइल को किस तरीके से उनका इस्तेसाल किया जा सकता है, सुई के नॉर्दर्न साइड पे और सुई के सदर्न साइड पे। और उसके बाद जब मजीद से मजीद कुदरती वसाइल सामने आते गए, सोने की कानें और तांबे की कानें सामने आती गई, तो फौजी जर्नेलों के मुंह से राल टपकना शुरू हुई। सागर है वो वसाइल ना तो कभी पाकिस्तान के काम आने। वैसे एक बात मैं आपको बताऊं कि हमारे बलूचिस्तान के बाद लोग समझते हैं, बाद लोग, कि ये जो वसाइल हैं ये पाकिस्तान के काम आएंगे। ये पाकिस्तान के भी काम नहीं आने, ये इन्हीं फौजी जर्नेलों ने ये सारा सरमाया पाकिस्तान से बाहर मुंतकल करना है और यूरोप और अमेरिका के अंदर जायदादें बनानी है अपने लिए भी, और पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाने का सिलसिला जारी रखना है। पाकिस्तान के काम किसी हद तक थोड़े बहुत ज़रूर आ सकते हैं, और वो इस हद तक कि पाकिस्तान के अंदर जो इन्फ्लुएंशियल एलीट रहती है उनके कोई मुकासद सर्व हो, आम इंसान को, आम शहरी को कभी कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ये बात करना भी बेमानी है क्योंकि वो बलूचिस्तान में है, तो उन पे पहला हक ही बलूचिस्तान में रहने वाले बलूच लोगों का है और किसी का हक नहीं है। बहरहाल ये मसाइल चलते रहेंगे। आपकी बातों से यूं लगता है कि आप इस तरह से तनकीद कर रहे हैं कि शायद किसी को समझ आ जाएगी और वो बेहतरी के रास्ते पे चल पड़ेगा। यहाँ पे जिद और अना और कब्जे की जब जंग हो तो उसमें असूल या दलील काम नहीं आती। लेकिन हमारा
کام ہے ڈسکس کرنا ان مسائل کو جو عام بلوچ لوگ ڈسکس کر رہے ہیں. کیا بڑا واضح طور پہ کہا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر نے پچھلے ہفتے اپنی پریس کانفرنس میں کہ اب بلوچ سرداروں سے بات نہیں ہوگی, اب بلوچ عوام سے بات ہوگی. اور میں نے آپ نے تو بڑا تفصیلی پوسٹ مارٹم کر دیا تھا کہ کون کون سے بلوچ سردار ہیں اور ان بلوچ سرداروں کا ریاست سے, فوج کے ادارے سے کیا تعلق ہے. میں نے یہ لازمی ایڈ کیا تھا کہ یہ اصولی طور پہ اچھی بات ہے اگر یہ ایسا کریں تو, لیکن اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ لوگوں کو جو ہے وہ تحفظ کا احساس ہی نہیں, ان کو حکمرانی کے عمل میں, فیصلہ سازی کے عمل میں حصہ بھی دیں, اور ان کے لیے کوئی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک غیر آپ کہیں کہ منصفانہ اور ایک شفاف الیکشن کا انعقاد ہی کرا دیں, لیکن وہ بھی خواب نظر آتا ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بلوچستان اسمبلی میں پچھلے کچھ دنوں سے ایک معاملہ بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے, خصوصاً جماعت اسلامی کے جو رہنما ہیں, حق دو تحریک کے جو سربراہ ہیں مولانا ہدایت الرحمان, وہ مسلسل تقریریں کر رہے ہیں, معاملے کو اٹھا رہے ہیں. انہوں نے واک آؤٹ بھی کیا ہے بلوچستان اسمبلی سے, اور یہ معاملہ بلوچستان کی ایک خاتون کے حوالے سے ہے, ایک نوجوان لڑکی کے حوالے سے ہے خوددار کی, اور اس کے حوالے سے کوئی بہت ہی طاقتور شاید سردار ہے, وہی سردار جن کے بارے میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ اب ان کے ساتھ تعلق نہیں رہے گا. اور اس سردار کا کوئی بندہ ہے, وہ اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے, لڑکی شادی نہیں کرنا چاہتی, اور جو فیملی ہے وہ راضی نہیں ہے, لڑکی خود بھی راضی نہیں ہے. اور پھر پتہ لگتا ہے, بی بی سی رپورٹ کرتے ہیں پچھلے سال کہ لڑکی کو اغوا کر دیا گیا ہے, لڑکی کو زبردستی اٹھا کے لے گئے. یہ بلوچستان میں قانون کی عملداری کی صورتحال ہے عام بلوچ عوام کے لیے. کس کی وجہ سے؟ جن سے آئی ایس پی آر کے ڈی جی کہہ رہے تھے کہ اب سرداروں سے تعلق نہیں رکھنا. اب وہ سردار کون ہے, وہ کیا کر رہے ہیں, یہ تفصیل تو آپ بتائیں گے, لیکن میں آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں کہ یہ 1 سال پہلے جب لڑکی کو اغوا کیا گیا تو بی بی سی کی رپورٹنگ کے مطابق جو لڑکی کے انکل تھے وہ اس احتجاج کو لیڈ کر رہے تھے, ان کو گولی مار کے مار دیا گیا. وہ لڑکی بیچاری جس سے شادی کرنا چاہتی تھی اس کو مار دیا گیا. اور اب سننے میں آ رہا ہے کہ اب دوبارہ اس نے کوئی ویڈیو ریلیز کی, اور ویڈیو ریلیز ہونے کے کچھ ٹائم کے بعد کوئی بہت بڑا سانحہ ہو گیا. کیا ذرا دیکھنے والوں کو اس طرح بتائیے کہ سمجھ آئے ان کو کہ یہ معاملہ تھا کیا, اب کیا چل رہا ہے. اور بلوچ سرداروں, یہ لازمی آخر میں ہائی لائٹ کیجیے گا کہ جو بلوچ سرداروں سے قطع تعلقی کی بات کی گئی ہے اس کی حقیقت کیا ہے, یہ اس معاملے میں کیا نظر آتا ہے ہمیں. جی دیکھیں نوران صاحب, بلوچستان کا جو بنیادی مسئلہ ہے, بیفور آئی آنسر یور کوشچن, جی جی وہ صرف سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے. بالکل ایک اور انتہائی سنگین مسئلہ جس پر بہت کم گفتگو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان جو ہے قومی دھارے کا جو میڈیا ہے, مرکزی دھارے کا میڈیا ہے, یا جو مین اسٹریم میڈیا ہے, وہاں پر بلوچستان مسنگ ہے. جس طرح بلوچستان کے لوگ مسنگ ہوتے ہیں اسی طرح جو بلوچستان کے ایشو ہے پاکستان میں مسنگ ہے. بالکل اب وہاں پاکستان کی سیاسی حلقوں میں خاموشی ہے, میڈیا میں خاموشی ہے, کوئی بھی پرابلم ہو. دیکھیں سیکیورٹی کے جب معاملات آتے ہیں تو خاموشی ہوتی ہے پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے, میڈیا کی طرف سے. وہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہاں کچھ پاورفل ادارے ہیں, کچھ انسٹیٹیوشنز ہیں, وہ ان کو کنٹرول کرتے ہیں, ان کو صحیح معنوں میں یا انڈیپینڈنٹلی رپورٹنگ کرنے نہیں دیتے. لیکن بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس طرح جس خاتون کا آپ ذکر کر رہے ہیں, یہ ایک مسئلہ ہے جس کا سیکیورٹی سے, بالکل بلوچستان کی سیکیورٹی اعلیٰ سے کوئی دور دور تک کوئی کنیکشن نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود یہ مسئلہ جو ہے بلوچستان میں ڈسکس نہیں ہو رہا. نوران صاحب, یہاں ذرا آپ ہمارے جو نام نہاد لبرل طبقہ ہے یا جو فیمنسٹ ہیں, جو ترقی پسند طبقے ہیں, ان کا بھی آپ دوہری معیار یا ڈبل اسٹینڈرڈ چیک کریں. جب بلوچستان میں کسی غیر بلوچ, چاہے وہ خاتون ہو یا کوئی مرد ہو, اس کے ساتھ جب ظلم ہوتا ہے, جب زیادتی ہوتی ہے, جب اس پہ تشدد ہوتا ہے, تو پورا پاکستان جو ہے جاگ جاتا ہے. جی حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کراچی سے ایک فیملی سفر کر رہا تھا کوئٹہ میں, ہاں جی راستے میں ان کو گولی مارا گیا, اور جی جی جس سے وہ خاتون کے جو ہے شوہر موقع پر ہلاک ہوئے. اس پر جی پاکستان میں بہت ڈسکشن ہوئی, ہاں بہت بڑی ایک ڈسکشن ہوئی, ہم نے بھی اس پر بات کی. ہاں جی میڈیا, سیاستدان, سول سوسائٹی, جو خود کو انسانی حقوق کا علم بردار کہتے ہیں, سب نے اس پہ آواز اٹھائی. جی اور ہم جو ہیں, میں ہوں, آپ ہیں, ہم جو ہیں ہر قسم کے تشدد کے خلاف ہیں, ایبسولوٹ چاہے متاثرہ شخص کا تعلق کسی بھی جنس سے ہو, کسی بھی نسل سے ہو, قومیت یا کسی بھی برادری سے ہو.
जी हम हर किस्म के तशद्दुद के खिलाफ हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब यही जुल्म एक बलूच खातून के साथ होता है या जब बिल्कुल। एक आम बलूच के साथ होता है, तो वही आवाजें खामोश क्यों हो जाती हैं? जी वो बिल्कुल। क्यों नहीं बोलती हैं? जब बलूच सियासी कारकुनों से या इंसानी हकूक कारकुनों से, लेट्स सपोज मारंग से, ये तवक्को की जाती है कि वो जो है बलूचिस्तान में गैर बलूचों के खिलाफ होने वाली जुल्म की मजम्मत करें, तो जी फिर सवाल ये है कि जो बलूच खवातीन के खिलाफ या जो आम बलूच के खिलाफ जो जुल्म और बर्बरियत जारी है, तो बोलते हैं। फिर वो जो पाकिस्तान का तबका है, वो जो मारंग से एक्सपेक्ट करते हैं, मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम मजम्मत करें, बोलें, तो फिर वो क्यों नहीं बोलते इस वाक़े, इस तरह के वाक़यात पर जो बलूचिस्तान में होते हैं? यहाँ में आपने बताया, लेकिन मैं खुजदार की एक नौजवान बलूच खातून है अस्मा जतक, जी उसके केस की बात कर रहा हूँ। जी जी आप सबको याद होगा पिछले साल फरवरी 2025 में, पिछले साल बिल्कुल। खुजदार में इस नौजवान खातून को अगवा किया जाता है। इंटर इल्जाम एक शख्स पर आयद की जाती है, उसका नाम है जहूर जमाल सई, जी जो साबिक वजीर आला बलूचिस्तान जी। नवाब सनाउल्लाह ज़ेहरी के बॉडी गार्ड हैं, बॉडी गार्ड उसके है, अच्छा। पर्सनल बॉडी गार्ड हैं, जी हाँ। नवाब और सिद्दीकी के साथ होते हैं, जो साबिक नवाब, बलूचिस्तान भी थे, वजीर आला भी थे। जो साबिक वजीर आला बलूचिस्तान और है बताया था इस वक्त, बलूचिस्तान के सरदारों में मेन सरदार वो हैं। जी हाँ, मेन जी। सरदार ये हैं, चीफ ऑफ जालवान है। इस जालवान। वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक सीनियर रहनुमा है, बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक है। जी उनकी बेटी एमएनए मेंबर नेशनल असेंबली है, जो खुसूसी वोमेन कोटा पे इलेक्ट होकर आई हैं। वो अच्छा। खुद जो है इसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, और इस वक्त मेंबर बलूचिस्तान असेंबली भी हैं। तो इनके जो बॉडीगार्ड है जहूर जमाल जई, वो इस खातून को हरासा कर रहे हैं काफी अरसे से, ठीक है। और जहूर जमाल जई का जो भाई है, वो नवाब सनाउल्लाह ज़ेहरी का पीएस है, इन अ वे पर्सनल असिस्टेंट अच्छा। या सेक्रेटरी का है, यही है। तो यहाँ एक बुनियादी सवाल ये पैदा होता है कि गुज़श्ता दिनों, पिछले हफ्ते डीजीआईएसपीआर ने कहा कि बलूच सरदार जो हैं बलूचिस्तान के मसले का हिस्सा हैं, या उनकी वजह से ये मसला है और उनसे बात नहीं की जाएगी। जी जी मैं आईएसपीआर डीजीआईएसपीआर की इस बात से जुज़वी तौर पर इत्तेफाक करता हूँ कि जो ताकतवर कबायली ढांचा है वो बलूचिस्तान के मसाइल में किरदार अदा करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि मैंने पहले भी पूछा था आप ही के प्रोग्राम की तवज्जो से, कि इन जी ताकतवर सरदारों को ताकत, इनको तहफ़्फ़ुज़, इनको असर रसूख या पावर कौन दे रहा है? अगर कोई शख्स अगर कोई बासर शख्स रियासती निज़ाम के अंदर मौजूद ताल्लुकात की वजह से कानून से बालातर हो जाए, तो फिर मसला सिर्फ सरदार नहीं, बल्कि वो निज़ाम भी है जो बिल्कुल। इन्हें जवाबदार नहीं बनाता। जी तो वापस सर आता हूँ अस्मा जतक के केस की तरफ। जी जी जहूर जमालजई पर इल्ज़ाम था कि इसने अस्मा को अगवा किया पिछले साल, जी। और ज़बरदस्ती शादी पर मजबूर करने की कोशिश की। हम्म। जो अस्मा की फैमिली है उन्होंने एहतजाज किया। क्या किया। खुजदार और क्वेटा कराची शाहरा जो है, जो मेन हाईवे है उसको बंद किया। अवामी दबाव बढ़ा और इसके बाद जो है अस्मा बाजियाब हुई। ये पिछले साल की सही। बात है। बाजियाबी के बाद सर उन्हें एक जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, हम्म। जहां अस्मा बयान देती है कि इन्हें अगवा किया गया था और इनसे जो है ड्यूरिंग अबडक्शन जबरदस्ती बयान भी दिलवाया गया था कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया है। सही। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? अ, अगर एक खातून जो है वो इल्जाम लगा रही है कि उसको अगवा किया गया है, इसका मुकदमा भी दर्ज होता है, मुलजिम भी नामजद होता है, तो फिर कार्रवाई कहाँ गई? क्यों कार्रवाई जी नहीं होती? जी क्या कानून सिर्फ यहाँ कमजोर के लिए है? क्या बलूचिस्तान में इंसाफ का जो मयार है वो ये है कि अगर मुलजिम के ताकतवर ताल्लुकात हों या किसी ताकतवर शख्सियत के साथ ताल्लुकात हों, तो कानून के हाथ जो हैं वो छूटे हो जाते हैं? सो असमत जतक के खानदान के मुताबिक वो कहते हैं जब उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता देने से इनकार किया, ये इसका बैकग्राउंड है। तो जो जमालजई हैं, जहूर जमालजई, उन्होंने मुसलसल इनके खानदान को निशाना बनाया। जी। वो जो अस्मा की जो खानदान है वो ये दावा करती है कि पहले अस्मा के मंगीतर को कत्ल किया गया, हम्म। फिर जब ये दबाव बढ़ता रहा, अस्मा को अगवा किया गया पिछले साल फरवरी में,
تو انہوں نے احتجاج کیا، اس کے فیملی نے، اس کے خاندان والوں نے. تو اسما جو احتجاج تھی، احتجاج کو اسما کا ماموں محمد اشرف جی وہ جی لیڈ کر رہے تھے. جی تو جب یہ احتجاج وغیرہ ختم ہوئے، اس جی کے بعد جو ہے محمد اشرف صاحب کو کوزدار میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا جاتا ہے. جی اور معاملہ صرف اسما جتک کے خاندان تک محدود نہیں رہا. اسما جتک کے اغوا کے خلاف آواز اٹھانے والے جتنے بھی آواز تھے، کوئی بھی محفوظ نہیں رہا. فار ایگزامپل مارچ اور جون 2025 میں اسی احتجاج کی، جب اسما کو اغوا کیا گیا، اسی احتجاج کی قیادت کرنے والے دو مزید افراد کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے. وہ ان دو افراد کا تعلق جو ہے جمعیت علماء اسلام فی فضل الرحمان گروپ سے تھا. یعنی یہاں صرف نورانی صاحب بات یہ ہے کہ ایک خاندان کو نشانہ نہیں بنایا جا رہا ہے، اور اس آواز کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے جو اسما کے لیے بول رہا تھا. اب سوال یہ ہے کہ اگر ایک کیس میں متاثرہ خاندان بھی مارا جا رہا ہو، احتجاج کرنے والے بھی مارے جا رہے ہوں، اور نامزد ملزم پھر بھی قانون کی گرفت سے باہر ہو، تو پھر بلوچستان میں ریاست کی جو ریٹ ہے، جو عملداری ہے، وہ کہاں ہے؟ اور اسما جتک کے جو والد ہیں، جی جی وہ پیشے کے لحاظ سے ٹیچر تھے. اپنی جی پوری زندگی میں 1989 سے 2024-5 تک وہ پڑھاتے رہے. ابھی حال ہی میں ریٹائر ہوئے ہیں. جی تو اس کا جو اسما کا بھائی ہے، وہ ایک لیکچرر ہے، پروفیسر ہے، لاسبیلا یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے، شاید اس نے پی ایچ ڈی بھی کیا. انہوں نے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کو 5 مرتبہ تحریری درخواست دے کر اپنے خاندان کو تحفظ فراہم کرنے کی اپیل کی، اور لیکن ان کی ایک بھی فریاد جو ہے وہ نہیں سنی گئی. جی جی تو یہ جتنے بھی انہوں نے یہ درخواست دیے، جتنا بھی انہوں نے وہ گورنمنٹ کو ریکویسٹ کیا کہ ہمیں پروٹیکشن دی، وہ تو نہیں ہوا، وہ درخواستوں کا کچھ نہیں بنا. لیکن کسی افسر نے اس پہ کاروائی بھی نہیں کی. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ایک والد یا ایک بھائی جو ہے یا ایک والد ہے، وہ بار بار ریاست کے دروازے پر دستک دے رہا ہے، ناکنگ دا ڈورز آف دا گورنمنٹ، اپنی بیٹی یا اپنے بیٹوں کی تحفظ کے لیے وہ سرکار سے بھیک مانگ رہا ہے، اور آخرکار وہ بندہ خود بھی قتل کر دیا جائے، تو پھر حکومت اپنی ذمہ داری سے کیسے بری الذمہ ہو سکتی ہے؟ اور بالکل اب جو ہے اسما جتک کے والد کو منگل کے دن اسما جتک جو ہے ایک ویڈیو ریلیز کرتی ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ قرآن پاک ہاتھ میں اٹھا کر ایکچولی وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور دیگر جو ریاستی ادارے ہیں ان یہ سے بھی اپیل کر رہی ہوتی ہے، قرآن اٹھا کر اسی منگل صرف کو. یہ کل کی یا 2 دن پہلے کی بات ہے یہ جب 3 ویڈیو؟ دن یا 2 دن جی پہلے کی ہاں بات جی ہے. بالکل وہ بالکل اپیل کر رہی ہوتی ہیں، اپنے خاندان کے تحفظ کی اپیل کر رہی ہوتی ہیں. اور جب وہ ویڈیو ریلیز ہوتی ہے، اس کے چند گھنٹوں بعد ان کے والد کو قتل کر دیا جاتا ہے. اور اب جو ہے بلوچستان اسمبلی میں شور ہے کہ قاتل گرفتار کیے جائیں. یہاں صورتحال کی ستمزری پہ آپ دیکھیں کہ اسی اسمبلی میں ایک طرف پیپل پارٹی کے رکن علی محمد جتک وہ شخصیت ہیں بلوچستان میں، چند مہینے پہلے اس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ اس کو جو ہے انٹیریئر منسٹر، وزیر داخلہ بنایا جائے گا. جی تو ایک طرف جو ہے علی محمد جتک صاحب احتجاج کر کے واک آؤٹ کرتے ہیں جی جی اور انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں، جی جی تو دوسری طرف ایک اور پیپل پارٹی کے رہنما ہے نواب ثناء اللہ زہری. جی اس پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ جو شخص ہے نواب ثناء اللہ زہری جو ہے، وہ قاتلوں کو پروٹیکشن دے رہا ہے، قاتلوں کو اس کی جو ہے پشت پناہی یا تحفظ حاصل ہے. یہ ایک انتہائی سنگین سوال ہے جس کا جواب. کیا دیکھیں یہ ہمارے بالکل بہت شکریہ، آپ نے بڑی تفصیل سے اس کو الیبوریٹ کیا. لیکن یہ جو آخر میں ہم نے یہ چند مخصوص الفاظ ہوتے ہیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ تحفظ دے رہا ہے نا قاتلوں جی کو. تو جی میں بالکل آپ نے بالکل صحافیانہ انداز میں اس بات کو بیان کیا. آئی اپریشیٹ دیٹ. لیکن ہم تو الزام لگا بھی نہیں رہے کہ نواب ثناء اللہ زہری نے قتل کیا. میں جی آپ ہاں سے اگر براہ راست یہ سوال پوچھوں کہ جو ان کا باڈی گارڈ ہے جس کا نام آپ لے رہے ہیں، کیا وہ ان کا باڈی گارڈ ہے، یہ بات ثابت شدہ ہے یا یہ بھی
मतलब मुबैना? ये मुबैना नहीं है, बिल्कुल ये जी साबित मैं शुदा यही, है, और इसकी तस्वीर मौजूद हैं जी जी बिल्कुल सनाउल्लाह बिल्कुल, ज़हरी के बेटे के साथ और जी जी। सनाउल्लाह ज़हरी के साथ। तो तो ये मुबैना वाली या एलिजिडली या डाउटफुल बात नहीं है, ये एक जी पूरी जी जी हकीकत जी है, जी जो 100, सबको पता है। जी 100। और खुजदार पुलिस के मुताबिक, ये खुजदार पुलिस के फाइंडिंग्स हैं कि जो जमालजई है, जी जी इसका जो बॉडीगार्ड है जी जी सनाउल्लाह ज़हरी का, जी जी उसके खिलाफ कत्ल के, जी जी, मर्डर के 10 मुकदमा दर्ज हैं। इसीलिए और बॉडी। जी हाँ, इसीलिए बॉडीगार्ड है। जी और जी एक मुकदमे में इसे जो है वो जऊर जमालजई है, उसे एक मुकदमे में सजाए मौत भी सुनाई जा चुकी है। तो हम्म, सवाल सिर्फ ये नहीं कि एक एक कत्ल का मुलजिम गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ है। असल सवाल ये है कि एक शख्स जिस पर इतने संगीन इल्जामात हैं, रियासती इदारों की गिरफ्त से कैसे बाहर रह सकता है, वो भी इतने अरसे से। नहीं किया वो किया, इस भी पे भी अब आए ना, इस पॉइंट पे भी आए ना कि जो डीजी साहब कहते थे हम तो अवाम के साथ खड़े हैं, सरदारों के साथ नहीं खड़े, तो अब रियासत क्यों हरकत में नहीं आ रही, क्यों गिरफ्तारी नहीं हो रही? क्या वाहिद नहीं है कि ताकतवर सरदार पीछे खड़ा है? बिल्कुल वाहिद वजह यही है, और ताकतवर सरदार के पीछे सरकार खड़ा है। सरकार ये खड़ा। सरकार और सरदार का एक गठजोड़ है। जी बिल्कुल। और जी जी आप अब इमेजिन कीजिए कि एक सरदार का मुहाफिज जो है, बॉडीगार्ड जो है, एक इतना ताकतवर है कि एक मुंतखब रुकन असम्बली जैसे मौलाना हिदायत रहमान है, जो कैबिनेट का मेंबर है, अली मोहम्मद जत्ता, जिसका अपना ताल्लुक भी पीपल्स पार्टी है, सरकारी इदारे, पुलिस, सब मिलकर इसे गिरफ्तार नहीं कर पा रहे, तो फिर आप अंदाजा लगाएं कि खुद जी वो ताकतवर सरदार, या वो जो सरदार है वो कितना असर रसूख रखता हो, वो कितना ताकतवर होगा। और उसका जितना भी ताकत है, उसका जितना भी असर रसूख है, वो जो है उसके पीछे सरकार है, जी उसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट है, उसके पीछे बड़े पावरफुल इंस्टीट्यूशन है। तो जी ये सिर्फ एक एक अस्मा जो है, एक लड़की है, या ये अस्मा की खानदान का मसला नहीं है। जी ये खुजदार में पेश आने वाला एक वाकया नहीं है। जी बिल्कुल। ये रियासती रेट का सवाल है। जी हमेशा से। ये सवाल है कि बलूचिस्तान में कानून किसके लिए है और किसके लिए नहीं है। बिल्कुल। सबसे अफसोसनाक पहलू यह है कि पाकिस्तान के जो जो मरकजी धारे में इस केस पर जो कौमी मीडिया है, मेरा आई एम ट्राइंग टू से, जो कौमी मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इसका अफसोसनाक पहलू यह है कि वहां पर कोई बहस नहीं हो रही है। उस पर जैसे कोई कोई बोल ही नहीं रहा। हमारे फेमिनिस्ट, हमारे लिबरल्स, हमारे प्रोग्रेसिव, हमारे लेफ्टिस्ट, हमारे मीडिया, हमारी सिविल सोसाइटी, हाँ, वो क्यों खामोश हैं? जी ये जी क्योंकि ये तो दहशत गर्दी का मामला भी नहीं है, ये लापता अफराद का मामला नहीं है, ये सिक्योरिटी का मामला नहीं है। ये एक जी खातून, एक खानदान और इनके बुनियादी हकूक का मामला है। बिल्कुल। लेकिन इस पर कोई नहीं बोल रहा है। और यही वो मकाम है, वो स्टेज है, जहां हमारे माशरे की, पाकिस्तानी सोसाइटी की जो डबल स्टैंडर्ड है, जो दोहरा मयार है, वो सामने आती है। जी बिल्कुल सही। अगर हम अगर हम वाकई इंसानी हकूक, खवातीन के हकूक और इंसाफ की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल से फिर हमें मुतासरा शख्स के लिए हम सबको मिलकर, जी हमारी सिविल सोसाइटी को, हमारे मीडिया को, हमारे प्रोग्रेसिव तबका को, सबको मिलकर आवाज उठानी होगी। और जी चाहे बिल्कुल। वो बलूच हो, गैर बलूच हो, ताकतवर हो, सरदार हो, कमजोर हो, कोई भी हो। क्योंकि खामोशी भी, जो खामोशी है, वो भी कभी कभी फिर नाइंसाफी का जो है हिस्सा बन जाती है। किया बलोच, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। ये जो आईएसपीआर के लिए काम करने वाले, आईएसआई के लिए काम करने वाले जो सहाफी हैं, वीलॉगर्स हैं, ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे, इनके लिए ये कोई मसला नहीं है। एक पूरा खानदान एक बच्ची का तबाह हो गया, ये तब बोलेंगे जब इस तरह के वाकयात का रिएक्शन आएगा, जो बहुत अफसोसनाक है। कल राइटर्स ने एक खबर छापी है और उसमें ये तासुर दिया है कि आर्मी चीफ जो है वो अब जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, उनके खिलाफ सरगर्म अमल है, जो कि बिल्कुल हकाइक के मुनाफी बात थी। मजीद मजबूत किया जा रहा है एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को पंजाब के अंदर। वजह यह है
کہ انلیجیٹمیٹ رول، غیر قانونی حکمرانی برقرار نہیں رہ سکتی اس طرح کے گروپوں کے بغیر. اسی طرح سے بلوچستان میں سرداروں کے ساتھ چلے بغیر کنٹرول قائم نہیں رہ سکتا. کیا آپ کا وقت دینے کے لیے بہت شکریہ. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی.